हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट मराठा, जिसकी फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज इसकी क्लास सेकंड है। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बैटल ऑफ खेड़ वगैरह बता दी थी, तो यहीं से हम देखेंगे पेशवाशिप की स्टार्टिंग। तो पेशवाशिप से मैं आपको सारे बताऊंगा किसके बाद कौन पेशवा बनता है और क्या क्या चलता है उस टाइम पीरियड में। तो देखिए सबसे पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक पेशवा रहते हैं। ये कौन सी फैमिली से करते थे? कोंकस्ट ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। स्टूडेंट, ये इनके देशमुख हेरिडेटरी राइट्स मिले हुए थे इनको। ये सूबेदार हुआ करते थे पहले पुणे के स्टूडेंट्स। और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसमें? बैटल ऑफ खेड़ में। किस किस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ खेड़? स्टूडेंट, साहू महाराज और ताराबाई के बीच में। जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। स्टूडेंट, एक्सटेंड क्रूशियल सपोर्ट टू छत्रपति साहू स्पेशली व्हेन साहू सेनापति डेजर्ट हिम। जब उनके सेनापति ने छोड़ दिया था तब छत्रपति साहू ने उनकी मदद करी थी। और किसको हराया था? चंद्र बोस जादव को, जो ताराबाई की तरफ से लड़ रहे थे। कौन? चंद्र बोस जादव। ये इनको डिप्लोमेटिक के लिए काफी माना जाता था, इनको मतलब बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी आती थी। और इन्होंने बात करी थी किससे? कान्होजी आंग्रे से। उनको समझाया था। कौन थे कान्होजी आंग्रे? ये मराठा नेवी के हेड हुआ करते थे उस टाइम पे। उनको इन्होंने समझाया था। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। स्टूडेंट्स, अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है देखिए स्टूडेंट। एक तो इन्होंने मराठा मुगल का सेटलमेंट किया था 1718 में। इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी राइट ले लिए थे डेक्कन के मुगल से। जो मुगल के पास राइट थे वो किससे ले लिए थे? मुगल से। चौथ और सरदेश मुखी लास्ट क्लासेस में आपको ऑलरेडी चौथ और सरदेश मुखी में डिटेल में बताया हुआ है, तो क्लासेस आप देख सकते हैं। और इन्होंने फुल पोजीशन ले लिया था स्वराज्य का साहू के लिए। सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ मराठा स्टेट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लिया था इन्होंने। अब एक्टिव इंटरवीन इन द मुगल कोर्ट। अब ये मुगल कोर्ट्स में भी दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर चुके थे, इंटरवीन कर रहे थे। इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प करी थी। याद करिए, फरुख सियार को टॉपल करने में सैयद ब्रदर्स की मदद किसने करी थी? बालाजी विश्वनाथ ने करी थी। प्लेड ए रोल इन द टॉपलिंग ऑफ फारूक सियार। पीरियड आल्सो सो द इशूइंग द 1717 फरमान बाय द मुगल। तो इनको फरमान भी मिला था 1717 में। याद करिए, तो फारूक सियार फरमान दिया गया था ब्रिटिशर्स को। उस टाइम इन्होंने भी देखा था क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। जो ग्रेंटिंग ट्रेड राइट दिए हुए थे, प्रिविलेजेस दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन्होंने कंसोलिडेट किया था मराठा फाइनेंस और रेवेन्यू राइट्स को भी। कंसोलिडेट का मतलब अब एक करने का टाइम आ गया था, क्योंकि बहुत रेवेन्यू उनका वेस्ट हो चुका था। बिल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन भी बनाई कि फ्यूचर पेशवा के लिए, कि आगे वाले पेशवाओं को प्रॉब्लम ना आए। तो देखो इनका कुछ ये पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स। अब आते हैं बाजीराव वन। अब बाजीराव तो आपने मूवी देखी होगी स्टूडेंट, वही जो रणवीर सिंह ने रोल प्ले किया है, उसी बाजीराव की बात हो रही है, जिनका रोल कब से कब तक था? 1720 से 40 तक। और ये ऐसे थे, इन्होंने एक भी फाइट नहीं हारी है अपने में, एक भी वॉर इन्होंने कभी हारी नहीं है। अपॉइंटेड पेशवा एट द यंग एज, 19 साल की उम्र में इनको पेशवा बना दिया जाता है। गुरिल्ला वेरफेयर के माहिर माहिर थे ये, मतलब जो छापामार युद्ध करते हैं ना, स्पीड, सरप्राइज, मतलब बहुत अच्छी स्पीड थी इनकी। और इनका विजन क्या था स्टूडेंट? हिंदू पद पदशाही, मतलब हिंदू एम्पायर बनाना चाहते थे पूरे देश को। ये सब मुगल वुगल सबको हटाना चाहते थे। कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ द पेशवा पावर। पेशवा पावर में रियल फाउंडर माना जाता है किसको? बाजीराव वन को। एक्सपेंडिंग मराठा इन्फ्लुएंस फ्रॉम पूना टू दिल्ली, चाहते थे पूना से दिल्ली तक हमारा इन्फ्लुएंस रहे। अब इनका मेजर मिलिट्री और पॉलिटिकल अचीवमेंट देखते हैं स्टूडेंट। इन्होंने एक बैटल ऑफ पालखेड़ करी थी। कहां पे? 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़, जिसमें निजाम ऑफ हैदराबाद को हराया था। आपने उस वाली मूवी में देखा भी होगा रणवीर सिंह की में, कि निजाम ऑफ हैदराबाद को कैसे हराते हैं, डायलॉग मारते। कितना अच्छा डायलॉग था वो। एक क्लासिक एग्जांपल था मोबाइल वेयरफेयर का, कि कम आर्मी में भी कैसे युद्ध जीते जाते हैं। फिर बैटल ऑफ भोपाल हुई थी 1787 में। अगेन डिफीटेड निजाम फोर्सिंग द मुगल टू नेगोशिएट मराठा। तो निजाम को हराने के बाद मुगल्स को से आदमी नेगोशिएट किया था इन्होंने स्टूडेंट्स। आगे देखिए, उसके अलावा जो कोल्हापुर की थी, कोल्हापुर में कौन था? याद करिए, ताराबाई की लीनियज चली गई थी कोल्हापुर में। राजा राम के बेटे शिवाजी सेकंड, वो वहां के राजा थे, उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहां पे भी ट्रीटी ऑफ बर्ना करी थी। अब एक कर दिया गया था वापस से। गुजरात मालवा को भी कैप्चर किया था इन्होंने अपने अंडर। उसके अलावा बुंदेलखंड, याद करिए, हेल्प राजा छत्रसाल जो दिखाई गई है उसके अंदर मूवी। तो दीवानी कौन थी? वो राजा छत्रसाल की बेटी तो थी, उनकी भी मदद करी थी मोहम्मद मंगेश को हराने में। और बुंदेलखंड के जागीर भी लिया था कुछ पार्ट्स। जो मूवी है,
आई थिंक दीवानी मस्तानी नाम है उस मूवी का, जो भी नाम है एक बार देख लेना। तो उसमें ये चीजें दिखाई हुई है, छत्रसाल वाला एंगल भी, या फिर निजाम ऑफ हैदराबाद वाला भी स्टूडेंट्स। एक्सपेंड मराठा पावर टू इट्स ग्रेटेड टेरिटरी, मतलब सबसे हाइट पे कौन लेके गया मराठाओं को? वो लेके गए थे बाजीराव। लेट द फाउंडेशन ऑफ मराठा सुपरमैन, नॉर्थ इंडिया में भी उनकी सुपरमेसी किसने फाउंड करी थी स्टूडेंट? बाजीराव वन ने करी थी। उसके अलावा देखिए वेस्टर्न कोस्ट और फॉरेन पावर, पोर्तुगीज कॉन्फ्लिक्ट 1728 में पोर्तुगीज के साथ भी लड़ाई हुई थी, जब उन्होंने टारगेट किया था सेलेस्टियन बेसिन को। बाद में रीजन खुद ही ले लिया था। रिगार्डेड एज द वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट कैवलरी जनरल माना जाता था किसको? बाजीराव वन को। तो बाजीराव बहुत पावरफुल थे, बहुत मतलब इन्होंने लड़ाई करी, जीती, कभी हारे नहीं है ये, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं बालाजी बाजीराव। कौन आएगा स्टूडेंट? बालाजी बाजीराव। इनका टाइम पीरियड कब से था स्टूडेंट? 1740 से 1761 तक टाइम पीरियड था इनका। इनको नाना साहब भी कहा जाता था, स्ट्रेंथर था, पेशवा पावर को भी स्ट्रेंथ किया था, इनको नाना साहब भी कहा जाता था स्टूडेंट। सक्सीड फादर बाजीराव वन एट द एज 20, इनको भी 20 ईयर में ही है ना, मतलब गद्दी मिल गई थी, 20 ईयर की एज थी इनकी। इनको नाना साहब कहते थे। हिज पीरियड मार्क द पीक एक्सपेंशन, इनके पीरियड में एक्सपेंशन तक पहुंचा था, मतलब बाजीराव ने तो काफी किया, उसका इन्होंने भी काफी ऊपर तक लेके गए मराठाओं को। अब इन्होंने क्या क्या किया था इनके टाइम पीरियड में? एक तो 1749 में जो साहू महाराज थे उनकी डेथ हो जाती है। अब छत्रपति साहू जब मरते हैं ना, तो उनका कोई बेटा नहीं होता स्टूडेंट, उनका कोई भी बेटा नहीं होता। साहू डेड चाइल्डलेस, इसलिए मरने से वो लोग राजाराम सेकंड, जो राजाराम सेकंड को कौन एज ए सन मानता है अपना? ताराबाई, जो उनका रियल बेटा नहीं होता, एडॉप्ट करती है एक तरह से, उनको राजा बनाते हैं। राजाराम कमांडर, पेशवा नाना साहब कंट्रोल मेकिंग, पेशवा डिफेक्टो। डिफेक्टो मतलब पावर सारी चलेगी पेशवाओं की, लेकिन बस एक छत्रपति बैठे हैं, उनकी इतनी पावर नहीं है, लेकिन बस वो बैठे हैं, ये मान सकते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं डिफेक्टो सुपरमेसी। अब यहाँ पे संगोला रिवोल्यूशन हुआ 1715 में, ये पॉलिटिकल अपवेल इन्वॉल्विंग मराठा सरदार और डिफेक्टो, जो डिफेक्टो राजा था और सरदार मराठा सरदार के बीच में लड़ाई होने लगी, तो पेशवा को कंट्रोल, पेशवा ने कंट्रोल किया, और जो इतना भी इंटरनल डिस्प्यूट था उसको रिजोल्व कर दिया। कंसोलिडेटेड पुणे अथॉरिटी ओवर रीजनल चीफ्स, कंसोलिडेट किया पुणे की अथॉरिटी को। एक्सपेंशन मराठा पावर, एक्सटेंड मराठा इन्फ्लुएंस अप टू दिल्ली, अब मराठाओं का इन्फ्लुएंस दिल्ली तक पहुंच चुका था। इन्होंने नॉर्थन कैंपेन के इनिशिएट बाजीराव वन जो कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू किया इन्होंने। एस्टेब्लिश मराठा प्रेशर इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया तक भी मराठाओं को लेके गए हैं। खासकर देखेंगे तो आप उड़ीसा वाले एरिया में भी इन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, मतलब वॉर वगैरह करी थी, और वहां से भी चौथ और सरदेशमुखी लेना स्टार्ट कर चुके थे ये लोग। अब देखिए स्टूडेंट, मराठा नॉर्थ इंडिया कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेट, अब कॉन्क्वेस्ट करें साथ में कंसोलिडेट करना भी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। बाय द अर्ली 1750 मराठा वर नॉट ओनली एक्सपेंडिंग टेरिटरी बट आल्सो कंसोलिडेट, अब धीरे धीरे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर चुके थे वो। दिस फेज मार्क द शिफ्ट फ्रॉम वेरफेयर टू एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेंस। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने किया था कंसोलिडेट करने के लिए। सबसे पहले ट्रीटी करते हैं मुगल एम्पायर अहमद शाह के साथ 1752 में, इसके बाद ट्रीटी करते हैं अहमद शाह के साथ। अब उसमें क्या था? मुगल एक्सेप्टेड मराठा प्रोटेक्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, अगर मुगल के ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो मराठाओं को प्रोटेक्ट करने जाएंगे, जैसे वो अफगान हो, जैसे अब्दाली का उस टाइम पे थ्रेट था। रेवेन्यू राइट चौथ सुबान, रेवेन्यू फ्रॉम आगरा अलवर नेबरहुड रीजन से लेंगे रेवेन्यू राइट, वही चौथ और सरदेशमुखी। इन्फ्लुएंस एक्सटेंड ओवर राजपूत किंगडम पे भी इन्फ्लुएंस आ गया था, जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, ये कोटा स्टूडेंट। मराठा बिकेम द डिफेंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, दिल्ली फेकले कमांडर किसके अंडर में आ गया था? दिल्ली मराठा के अंडर में आ गया था। अब ये देखिए स्टूडेंट, जो मैंने ईस्टवर्ड वाला बताया था, इन्होंने रेड्स करी थी बिहार, बंगाल में, उड़ीसा में। अलवर्दी खान था नवाब ऑफ बंगाल, उसको भी सीड 1/4 चौथ देना पड़ा था रेवेन्यू वहां का मराठाओं को, किसको? अलवर्दी खान को, क्योंकि जो उड़ीसा का एरिया था वो भी बंगाल के अंडर ही आता था पहले स्टूडेंट। एक्टिविटीज ऑफ द अदर रीजनल पावर सपोर्टेड बाय मराठा, अवध, अवध में कौन था? सुजाउद्दौला, इनसे भी इनके मराठाओं ने रेड करी थी, तो ये भी खिलाफ हो जाता है बाद में। सुजाउद्दौला किसके खिलाफ हो जाता है? मराठों के खिलाफ। वही रोहिलखंड था, वहां पे भी नजीबुद्दौला बैठा था, वहां पे भी रेड करी थी, तो वो भी बाद में खिलाफ हो जाएगा और अलाई बन जाएगा, इसका अफगानी अलाई बन जाएगा और मराठों के खिलाफ हो जाएगा स्टूडेंट। यही से देखने को मिला कि मराठा बिकम द प्रोमिनेंट पावर स्टूडेंट, मतलब सबसे अच्छी, मतलब सुप्रीम पावर बन चुकी थी मराठा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इतनी सुप्रीम पावर थी फिर भी इनका पतन कैसे हुआ, तो अपन देखते हैं स्टूडेंट आगे। पतन होने की शुरुआत यहां से हुई थी, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट,
तो मराठा एक्सपेंशन है रोड टू पानीपत। तो मराठा का मैं बता चुका हूं कि ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया तक पहुंच चुके थे। मराठा कंटिन्यू नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन आफ्टर कंसोलिडेट दिल्ली, एडवांस फ्रॉम द ईस्ट, कटक फ्रॉम कैंपेन उड़ीसा एंड बंगाल में भी जा चुके थे। बाय द 1760 द मराठा हैड रीच दिल्ली एंड अज्यूम फुल पॉलिटिकल कंट्रोल। 1760 में मराठा दिल्ली पहुंचते पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अब सबसे बड़ी मिस्टेक उन्होंने क्या करी थी, जो तिमूर शाह था, तिमूर शाह कौन था, अब्दाली का बेटा, अहमद शाह अब्दाली का बेटा कौन था, तिमूर शाह, जो वॉइस रॉय था नॉर्थ वेस्ट का, उसको वहां से रिमूव कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, रिमूव। और जो नजीब खान रोहिला था, की अफगान, उसको भी भगा देते हैं वहां से। और अदीना बेग को अपॉइंटेड किया जाता है गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट का, पंजाब में और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो यहाँ से भैया अहमद शाह अब्दाली भटकेगा, और भटकेगा तो अब क्या होगी, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड होगी स्टूडेंट। अब देखिए, नॉर्थ इंडियन कैंपेन, अफगान मराठा कॉन्फ्लिक्ट। अब रिएक्शन टू द अहमद शाह अब्दाली, जो दुरानी एम्पायर के राजा थे। मराठा डोमिनेंस इन दिल्ली एंड पंजाब अलार्म्ड अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ से अहमद शाह अब्दाली अब लड़ाई करने आएगा। ऑन 14 जून 7 अब्दाली प्लान रिटर्न एंड शॉट अलाइज। नजीब उद्दौला, सुजाउद्दौला, ये किसके साथ थे, अब दोनों किसके साथ थे, ये अब्दाली के साथ थे, अब्दाली के साथ थे स्टूडेंट। और यहाँ पे मराठा अकेले पड़ गए थे, तो मराठाओं ने रिस्पॉन्स किया। पेशवा बालाजी बाजीराव नाने साहब डिस्पेज द लॉर्ड नॉर्थन आर्मी। वो खुद नहीं आए थे बालाजी बाजीराव लड़ने, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी, जिसके कमांडर कौन थे, सदाशिव राव भाऊ, जो कमांडर चीफ थे। विश्वास राव उनके बेटे, वो से है ना पेशवा के बेटे थे। इब्राहिम खान गर्दी, वो भी डिसिप्लिन इन्फिनेटरी थे, मतलब उनको तोप वोप अच्छी चलाने आती थी इब्राहिम खान गर्दी को। तो ये तीन कमांडर थे मेन, जो किसके खिलाफ लड़ने आए थे, बैटल ऑफ पानीपत। किसके खिलाफ स्टूडेंट, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। अब बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को शुरू होती है स्टूडेंट। मराठा सफर्ड एक कैस्ट्रोफिक डिफीट, यहाँ पे मराठा हार जाते हैं। टॉप लीडर थे सदाशिव राव और विश्वास राव, मारे जाते हैं। द लो स्टेटेड मराठा पॉलिटिकल पावर नॉर्थ इंडिया में खत्म हो जाता है। नाना साहेब डेवास्टेड द न्यूज एंड डाइड सून आफ्टर। जैसे नाना साहब को न्यूज मिलती है कि युद्ध हार चुके हैं, सदाशिव राव भाऊ विश्वास राव मर चुके हैं, तो उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है स्टूडेंट, वो शोक में मर जाते हैं वो। तो मार्क द टेम्परेरी सेटबैक मराठा इंपीरियल एम्बिशन। यहां से सेटबैक मिलता है कि मराठा जो उन्होंने सपना देखा था, मतलब पूरे इंडिया का, वो यहाँ से शायद ना खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है ब्रिटिश, फिर यहीं से हमें को देखने को मिलता है ब्रिटिश एक्सपेंशन शुरू होता है स्टूडेंट। क्या स्टार्ट होता है, ब्रिटिश एक्सपेंशन। डिस्पाइट डिफीट मराठा रिवाइड विद द डिकेड अंडर माधवराव। अब धीरे धीरे वो माधवराव के अंडर भी स्टार्ट करते हैं, मतलब ग्रो करना थोड़ा सा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि कारण क्या थे मराठाओं की हार के। तो ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि मराठाओं के हार का कारण क्या था सबसे बड़ा। तो देखिए, एक तो लॉजिस्टिक और सप्लाई फेलियर। तो मराठा वर फॉर बेस पुणे, उनका बेस कहाँ करता, पुणे में, बहुत दूर आ गए थे, तो वहां पे फूड की कमी, फोडर की कमी, मनी की कमी या गोला बारूद की कमी पड़ रही थी, क्योंकि अफगानों ने ब्लॉकेड कर दिया था। तो जो लाइन्स थी वो कट हो गई थी आर्मी स्टाफ बिफोर बैटल। अब वो लड़ाई से पहले भूखे थे, तो भूखे में कैसे लड़ाई करते वो लोग। लोकल सपोर्ट नहीं मिल पाया उनका, जैसे राजपूत, जाट, सिख, अवध, रोहिलास, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मराठा इनसे चौथ ले रहे थे, सरदेश मुखी को परेशान कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मराठा एंटर नॉर्थ इंडिया एज पावरफुल आउटसाइडर रेदर देन अलाइज। तो मराठा ने एंटर किया था नॉर्थ इंडिया में, वो पावरफुल आउटसाइडर थे, उनके साथ अलाइज नहीं था कोई भी। अब्दाली वहीं पे देखेगा तो रोहिलास और अवध उनके साथ थे। लीडरशिप और कमांड इशू, सदाशिव राव रिजिड बैटलफील्ड टैक्टिक्स थे, लेकिन जो उनके कमांडर थे मल्हार राव होलकर, वो थोड़ा सा उनसे मतलब बन नहीं रही थी, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। तो इंटरनल डिवीजन के कारण भाऊ सिंधिया होलकर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, तो ये भी एक रीजन था। उसके अलावा स्टूडेंट, अब्दाली की मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनके जो केवलरी लेके आए थे वो बहुत अच्छी थी, है ना। केमल माउंटेन गन्स भी थी। केमल माउंटेन गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो केमल्स होते हैं उनके ऊपर रख के गन चलाई जाती है, उसको बोलते हैं केमल माउंटेन गन। वो लेके आए थे, जिसको क्या बोलते हैं, जम्बूरक। उसके अलावा रोहिलास, अफगान और उज्बेक का सपोर्ट था इनके साथ। पांचवा रीजन क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस। मराठा अंडर एस्टिमेट अब्दाली एबिलिटी टू ब्रिंग लार्ज आर्मी फ्रॉम अफगानिस्तान। उनको ऐसा लगता था कि अब्दाली इतनी बड़ी आर्मी नहीं लेके आएगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस। नॉर्थ इंडियन पावर वुड इवेंचुअली सपोर्टेड देम। उनको लगता था कि नॉर्थ इंडिया के हमें सपोर्ट मिलेगा, वो भी नहीं मिला, तो ओवर कॉन्फिडेंस मारा गया। दूसरा, सिविलियन बर्डन। अपने साथ मराठा कैंप में वो बहुत सारे ऐसे लोगों को लाए थे जिनको लड़ाई करनी नहीं आती थी, वो सिर्फ वैसे ही आए थे फैमिली के रूप में, तो वो भी एक बर्डन था उनके लिए, सिविलियन बर्डन। तो समझ में आया छह के छह रीजन स्टूडेंट। अब देखिए आगे। अब डिफीट से क्या हुआ,
टेम्परेरी हल टू मराठा इंपीरियल एम्बिशन जो सोचा था उन्होंने कि बहुत मतलब फैलाएंगे हम, स्प्रेड करेंगे, वो खत्म हो गया यहाँ पे। मार्क द एंड ऑफ मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया में खत्म। दे ड्रीम टू एस्टेब्लिश हिंदू पदशाही वाज होल्टेड, मतलब खत्म हो गई यहीं पे। और पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है नॉर्थ इंडिया में। मुगल एम्पायर बिकम कम्प्लीटली इरेलेवेंट। अब मुगल एम्पायर भी इस टाइम पे आप जानते हो कि एकदम खत्म सही हो गया था। ये पावर वैक्यूम बेस क्रिएटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। यहाँ से कौन उभरेगा स्टूडेंट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम स्टार्ट होगा। मैंने क्या बताया किसका टाइम स्टार्ट होगा? राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश फेस नो स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। अब उनके खिलाफ लड़ने वाली कोई पावर बची ही नहीं थी। एक मराठा थे, वो भी हमें यहाँ से खत्म हो गए थे। इनेबल ब्रिटिश एक्सपेंशन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। के बाद ब्रिटिश एक्सपेंशन आपको हुआ, मैंने ऑलरेडी आपको बैटल ऑफ बक्सर बताया है। उस वाली क्लास में बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट पढ़ा है उसमें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं आपको वीडियो अपलोडेड आप देख सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मराठा कॉन्फिडेंस। मराठा रीएमर्ज जो माधवराव के टाइम पे 1761 से 1772 तक थोड़ा सा वापस से हुआ, जिनमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले वापस से आए एक साथ। लेकिन टर्निंग पॉइंट क्या था इंडियन पॉलिटिक्स में कि मिलिट्री पावर इंडियन एम्पायर टुवर्ड द ब्रिटिश के हाथ में जा चुकी थी और एक डिसीजन मूवमेंट था, यहाँ से कॉलोनियल डोमिनेशन स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट। होप सो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कौन कौन राजा रहते हैं, उसके बाद देन यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे अपने स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे ही बालाजी बाजीराव की डेथ होती है तो उनका बेटा जो एल्डेस्ट सन था विश्वासराव, उनको राजा बनाया जाता है ना। मतलब राजा बनते लेकिन उनकी भी बैटल में ही मौत हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा ब्लो था, साइकोलॉजिकल ब्लो था किसको? मराठाओं को। उसके बाद कौन आता है? माधवराव जो सेकंड सन थे बालाजी बाजीराव के, वो फोर्थ पेशवा बनते हैं 17 साल की उम्र में ही। किसकी डेथ के बाद? नाना साहब की। क्योंकि बनना तो विश्वास राव को था लेकिन इनकी तो डेथ हो जाती है, तो ये बनते हैं फिर। तो यहाँ से 1761 से 1772 तक रहते हैं। मराठा पावर को थोड़ा थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, नाना फंडित सिंह की हेल्प करते हैं, मराठा कॉन्फिडेंस को भी ये रिस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ आते हैं। रोहिलास जाट राजपूत हैदराबाद मैसूर को हराते हैं लोग, दिल्ली को रिकवर करते हैं और मराठाओं की इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में वापस डेवलप करते हैं। लेकिन 1772 में इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू इलनेस, ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद राजा कौन आता है स्टूडेंट? उसके बाद आते हैं रघुनाथ राव। ये किसके भाई थे? ये बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव वाज द अंकल ऑफ पेशवा माधवराव। इनके अंकल थे ये। एम्बिशियस और कॉन्स्टेंटली ट्राई टू क्लेम द ऑफिस। इनको शुरू से ही पेशवा बनना था, इनको मतलब मन में हमेशा से लालच रहा था पेशवा बनने का। राइज एंड कॉन्फ्लिक्ट। ब्रीफली बिकेम पेशवा आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा नारायण राव की डेथ होती है। हिज राइज वाज ओपोज टू पावरफुल फंक्शन इज मराठा चीफ नोन फॉर बारबाई काउंसिल। अब बारबाई काउंसिल क्या होती थी? 12 लोगों की काउंसिल होती थी, जिसमें सब कुछ ये लोग आते थे और ये डिसाइड करते थे कौन पेशवा बनेगा। तो बारबाई कॉन्स्पिरेसी करी कि उन्होंने रघुनाथ राव को मना कर दिया और जो इन्फेंट माधवराव सेकंड थे या सवाई माधवराव, उनको पावरफुल पेशवा बना दिया। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया स्टूडेंट, एक बार मैं बता देता हूँ, मैंने नारायण राव के बारे में नहीं बताया आपको। जैसे इनकी मौत होती है माधवराव वन की, तो कौन राजा बनता है? नारायण राव। कौन बनता है स्टूडेंट? नारायण राव। ये जंगेज सन थे माधवराव के, ये फिफ्थ पेशवा बनते हैं और इनको भी 1773 में कौन मारता है? रघुनाथ राव, जिनको राजा बनना था वो मार देते हैं। तो नारायण राव के बाद कौन बनता है? रघुनाथ राव, जिनको बारबाई काउंसिल रिजेक्ट कर देती है, वो नहीं बनती और किसको राजा बनाती है? माधव राव, नारायण राव, सवाई माधव राव। ये नारायण राव के बेटे थे। किसको राजा बनाती है? तो माधव राव, नारायण राव बोलो उनको या सवाई माधव राव बोलो, फिर ये बनते हैं। आज उन्होंने सवाई माधव राव बिकम पेशवाइज एंड इनफेड विद नानन पंडित एंड बारबाई काउंसिल एक्टिंग एज रीजेंट। मतलब बारबाई काउंसिलिंग की मदद करती है क्योंकि काफी छोटी उम्र में राजा बनते हैं ये और नाना फंडित हेल्प करते हैं। तो इसी टाइम पे है ना सिंधिया का भी राइज होता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये सब आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा ट्रीटी ऑफ सालबाई वगैरह में क्या हुआ था। तो इन्हीं के टाइम होती है ये। अब देखिए स्टूडेंट, रिवोल्ट एंड ब्रिटिश अलायंस, फीलिंग साइडलाइन एंड डिनाइड टू पेशवाशिप, रघुनाथ राव रिवोल्टेड। अब जैसे उनको पेशवाशिप नहीं मिली तो रघुनाथ राव क्या करते हैं? रिवोल्ट कर देते हैं और वो सूरत भाग जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट लेते हैं और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सूरत करते हैं 1775 में। क्या करते हैं स्टूडेंट? ट्रीटी ऑफ सूरत, जब साइन करते हैं रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एग्री होता है एक्सचेंज। अगर उनको राजा बनाया जाएगा तो ये सेलेस्टिन और बेसिन किसको दे देंगे? इस जगह जो महाराष्ट्र में है सेलेस्टिन और बेसिन, ये दे देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर वो राजा बनते हैं तो। ट्रीटी डायरेक्टली ट्रिगर। इसी के कारण क्या होता है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से 1782 तक चलता है स्टूडेंट, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और रघुनाथ राव फेल टू सिक्योर लास्टिंग सपोर्ट, उसको सपोर्ट मिलता नहीं है। मराठा गेंड अपर हैंड लेटर थ्रू द ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, जिसको रघुनाथ राव को साइडलाइन कर दिया जाता है और रघुनाथ राव का किस्सा यहीं पे खत्म होता है। तो आने वाले टाइम पे मैं पूरी ट्रीटी वगैरह पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट।
इस क्लास में ओनली बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं। अब कौन आता है स्टूडेंट, फिर बाजीराव सेकंड आते हैं 1796 से 1818 तक। लास्ट पेशवा होता है मराठा एम्पायर, लास्ट पेशवा आते हैं ये। अब इसी टाइम पे क्या होती है, ट्रीटी ऑफ बसेन होती है 1802 और 1803 में, तो सब्सिडरी अलायंस विद द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करते हैं। रेड ट्रीटी मेड द पेशवा डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। अब पेशवा किस पे डिपेंड हो गए थे स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स पे। और यहीं से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1803 से 1805। नेक्स्ट क्लास में मैं तीनों एंग्लो मराठा वॉर पढ़ाऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके पीछे कारण क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं होलकर्स के बीच में। जो बाजीराव सेकंड थे वो ब्रिटिश की हेल्प लेते हैं, डिफीटेड यशवंत राव होलकर को हराने के लिए। किसकी मदद लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ही वाज अलाइंड टू क्लोजली विद द सिंधिया, के साथ भी इनका वो था पेशवा प्लस सिंधिया अलायंस विद अदर मराठा चीफ अपोज। तो सारे मराठा चीफ इस चीज को अपोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। फिर आपने देखते हैं आखिरी में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट होता है 1803 से 18 तक। ये रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं मराठा कॉन्फिडेंसी को, बट इनको कंटिन्यू ब्रिटिश प्रेशर और इंटरनल मराठा डिस्टिन्यूटी झेलनी पड़ती है। और 1818 में डाउनफॉल आता है, ब्रिटिश थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद हार जाते हैं और 1818 में गद्दी छोड़ देते हैं और इनको बिठूर भेज दिया जाता है पेंशन के ऊपर। किसको, बालाजी बाजीराव सेकंड को बिठूर भेज देते हैं पेंशन के ऊपर। और यहाँ से उन्होंने एक एडॉप्ट करते हैं सन नाना साहब को, जिनका बहुत बड़ा रोल 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलता है आपको स्टूडेंट। होप सो ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको तीनों एंग्लो मराठा वॉर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, डिटेल के अंदर हम करेंगे, ज्यादा नहीं है स्टूडेंट। फिर क्यों हारे वो भी बताऊंगा। होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा कनेक्टिविटी करना, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी मेडिवल से ही पूरा पढ़ा है मराठाओं के बारे में। जब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने पिन किया हुआ है। थैंक यू।